Good evening to everyone and welcome to the platform of Uniforce. This is the first webinar we are going to hold for the course of IIT JEE as well as NEET students. इस वाले क्लास में इस वाले वेबिनार में हम लोग फिजिक्स का टॉपिक लेंगे और फिजिक्स में हम लोग कांस्टेंट रिलेशन के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी. Constant relation is a very good or very important topic as far as mechanics और physics is concerned. Why this is very important topic? क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग लर्न करेंगे और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग यूज करते हैं वो कई सारे चैप्टर्स में आगे चलकर हम लोग यूज करेंगे. लाइक लॉज ऑफ मोशन में तो इसका यूज होगा ही होगा. ठीक है, मॉर्निंग में जब मैं इस वाले प्रोग्राम को अनाउंस करा था उस समय भी आपने सुना होगा कि वर्क पावर एनर्जी में भी यूज होता है. मेनली ये काइनेमेटिक्स का टॉपिक है तो काइनेमेटिक्स में तो यूज होगा ही होगा. आगे चलकर ये इंपल्स मोमेंटम में भी यूज होगा और सबसे इंपॉर्टेंट ये रोटेशन में जाकर यूज होगा. जब हम लोग रोटेशनल काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे और रोटेशनल इवन डायनेमिक्स भी जब पढ़ेंगे तो इन रिलेशंस का जरूरत पड़ेगा जो अभी हम लोग लर्न करने वाले हैं, सीखने वाले हैं. फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़ेंगे तब भी इसका जरूरत पड़ेगा. तो कहने का मतलब दिस टॉपिक विच इज ऑफन नेग्लेक्टेड बाय स्टूडेंट्स, उनको इस वाले टॉपिक का इंपॉर्टेंस बाद में जाकर समझ में आता है, उसको आज हम लोग पहले क्लियर कर लेंगे. और इसमें कई सारे मेथड्स पढ़ेंगे. ठीक है, एटलीस्ट 4 और 5 मेथड्स पढ़ेंगे जिसका यूज करके हम लोग कांस्टेंट रिलेशन को इजी कर सकते हैं और क्वेश्चंस को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो आई वुड शेयर माय स्क्रीन हियर. Okay. So I hope everything is audible. I am audible, video clear, audio clear, everything is clear. I would be proceeding from here. Name of the topic is constant relation, about which we would be studying today. This topic we would be taking up in this webinar. So what constant relation is, just let me check if everything is okay. Okay, so constant relation is what? So first we would be defining what is constant relation. We would be doing definition part. Then after that we would be taking the rules through which constant relation is defined, and then laws of motion में इसको कैसे अप्लाई करते हैं that we would take up. So this is the definition I have written here about constant relation. We can see this. ये कह रहा है कि the relation between kinematical quantities between interconnected points. डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से यहाँ पे समझना है. रिलेशन बिटवीन काइनेमेटिकल क्वांटिटीज between interconnected points on the bodies connected through some physical link is called constant relation. यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमने अलग अलग कलर से हाईलाइट भी कर रखा है. कांस्टेंट रिलेशन किसको रिलेट करता है? तो काइनेमेटिकल क्वांटिटीज को ये रिलेट करता है. किनके काइनेमेटिकल क्वांटिटीज को रिलेट करता है? तो यहाँ पे इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स का हमने नाम लिखा है. इंटरकनेक्टेड बॉडीज नहीं लिखा हुआ है. दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड क्लियरली. एंड कनेक्टेड थ्रू सम फिजिकल लिंक. जो दो या दो से ज्यादा बॉडीज अगर किसी फिजिकल लिंक से कनेक्टेड हैं तो उस कनेक्टेड डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में जो काइनेमेटिकल क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट रिलेशन. नाउ व्हाट काइनेमेटिकल क्वांटिटीज आर? तो ट्रांसलेशन मोशन में दीज आर सम नेम ऑफ द सम ऑफ द काइनेमेटिकल क्वांटिटीज. रोटेशनल मोशन में यही सारे काइनेमेटिकल क्वांटिटीज का रिलेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन होता है. फिजिकल लिंक किसको किसको बोलते हैं भाई? तो जैसे ऐसा हो सकता है कि दो बॉडीज एक दूसरे से थ्रू स्ट्रिंग और रोप कनेक्टेड हो. सिंपलेस्ट एग्जांपल में दे रहा हूं. सपोज ये दोनों
मासेज और बॉडीज यहाँ पे एक दूसरे से बेसिकली किससे कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग या रोप से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे वाई आई रोट हेयर इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स, आई डिडंट राइट हेयर इंटरकनेक्टेड बॉडीज, तो उसका समझना है। देखिए ये जो स्ट्रिंग है इस वाले बॉडी के इस वाले पॉइंट से कनेक्टेड है, इस वाले बॉडी के इस वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। लेट अस से ये पॉइंट ए है एंड दिस इज पॉइंट बी। तो प्राइमा फेसी जो कांस्टेंट रिलेशन देगा वो ए और बी पॉइंट्स के वेलोसिटीज या एक्सेलरेशंस को रिलेट करेगा। लेकिन जब तक हम लोग ट्रांसलेशन मोशन पढ़ रहे हैं तब तक ए और बी पॉइंट का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वही होगा जो कि ए इस कंप्लीट बॉडी का जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा वही ए पॉइंट का वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा, जो सेकंड वाले बॉडी का वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा सॉरी वही बेसिकली इस वाले बी पॉइंट का होगा। तो एज लॉन्ग एज वी आर स्टडिंग ट्रांसलेशनल मोशन हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो इस वाले बॉडी का और इस वाले बॉडी के वेलोसिटीज या एक्सेलरेशन को रिलेट करने वाले रिलेशन को काइनेमेटिकल क्वांटिटीज को कांस्टेंट रिलेशन बोलते हैं। बट जैसे ही हम लोग रोटेशन में जाएंगे वहां पे कोई जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट का वेलोसिटी और हर पॉइंट का एक्सेलरेशन बॉडी का सेम हो जाए। तो इन दैट केस दिस इंटरकनेक्टेड पॉइंट वाला डेफिनेशन वुड बिकम इंपॉर्टेंट। आई होप ये समझ में आया। जैसे रॉड मान लीजिए यहाँ पे रोटेट कर रहा है ना, ऐसे ले लेते हैं। एक ये रॉड है, उसको हमने सरफेस पे इस तरीके से रख दिया है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। अब ये धागे से एंड पॉइंट को बांध दिया है। अब जब धागे का ये एंड पॉइंट हम लोग ऊपर खींचेंगे तो यहाँ पे रॉड के हर पॉइंट का वेलोसिटी कोई जरूरी नहीं है सेम हो, एक्सेलरेशन कोई जरूरी नहीं है सेम हो। थोड़े देर में इस रॉड का सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, धागा ऐसा होगा। तो जो यहाँ पे प्राइमा फेसी हमें रिलेशन मिलेगा वो इस वाले मूविंग पॉइंट का और इस वाले मूविंग पॉइंट का मिलेगा। बाकी सारे पॉइंट्स के वेलोसिटी का रिलेशन अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो दिस इज वाई, दैट इज वाई आई हैव रिटन हियर इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स। तो ये स्ट्रिंग या रोप्स एक फिजिकल कनेक्ट हो सकता है, फिजिकल लिंक हो सकता है, रॉड हो सकता है, रॉड से दो ऑब्जेक्ट्स को बांध सकते हैं। लाइक यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट ये रॉड से कनेक्ट कर दिया और रॉड को यहाँ पे इधर की ओर मोशन देकर छोड़ देते हैं। अब ये वाला बॉडी और ये वाला बॉडी आपस में रॉड से कनेक्टेड है। सो रॉड कैन बी दी फिजिकल लिंक ऑल्सो। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कब होता है भाई? तो सबसे सिंपल जो एग्जांपल है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का वो ये है कि ये एक बॉडी M1 है, ये दूसरा एक बॉडी M2 है। अब इधर से अगर हम पीछे से इस पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस वाले केस में ये वाला पॉइंट इस वाले बॉडी का ये सरफेस और इस वाले पीछे वाले बॉडी का ये सरफेस आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में होने पे भी काइनेमेटिकल रिलेशन जो एग्जिस्ट करेगा उसको भी हम लोग कांस्टेंट रिलेशन ही बोलते हैं। तो दिस इज हाउ these are the three examples of physical links। अब एक जो नॉन फिजिकल लिंक होता है वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। दिस इज लाइट और अदर नॉन फिजिकल एंटिटी, लाइट और अदर नॉन फिजिकल एंटिटी। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? सपोज ये पूछा जाए कि यहाँ पे हमारे हाथ में एक लेजर लाइट है। अब देखो यहाँ पे भी ये लेजर लाइट है हमारे हाथ में। अब इसका ना बेसिकली जो लाइट है वो सामने वाले वॉल पे हम थ्रो कर रहे हैं। अब मैंने इस वाले अगर लेजर लाइट को यहाँ पे रोटेट कर दिया, मूव करवा दिया, तो ये समझ में आता है कि ये वाला जो इसका लाइट है जिस पॉइंट पे फॉल कर रहा है डायरेक्ट, वो वाला पॉइंट भी बेसिकली यहाँ पे ट्रेवल करेगा। तो हो सकता है इसका वेलोसिटी और इसके ओमेगा के बीच में एक रिलेशन पूछ लिया जाए। अब ये रिलेशन कहां से आएगा? तो यहाँ पे तो फिजिकल लिंक तो है नहीं, बट नॉन फिजिकल लिंक भी यहाँ पे अगर एग्जिस्ट करेगा तब भी उसको इसी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, तभी कांस्टेंट रिलेशन नहीं है, इसको हम लोग डील करेंगे। ये सारे के सारे एग्जांपल्स एक एक करके हम लोग लेना स्टार्ट करेंगे अभी। सो अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो रूल्स फॉर कांस्टेंट रिलेशन है क्या। तो एक सबसे पहला जो रूल फॉर कांस्टेंट रिलेशन हम लोग यहाँ पे लर्न करने वाले हैं वो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि फर्स्ट वी मेक एन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द कांस्टेंट ऑफ मोशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट मूविंग पॉइंट्स।
नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस रिलेशन विल गिव द डिजायर्ड रिजल्ट। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्या एक से ज्यादा एग्जांपल लेंगे, ठीक है। और ये थोड़ा सा लंबा मेथड जरूर है, इससे छोटे भी मेथड आगे बताऊंगा। ये छोटा थोड़ा सा लंबा मेथड जरूर है, बट एमंग ऑल द मेथड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, क्योंकि बाकी सारे जब मेथड फेल करेंगे तो दिस मेथड वुड बिकम हैंडी फॉर अस। ये मेथड जनरली नहीं फेल करेगा आपको। तो देखिए इसमें सबसे पहले मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में जो सबसे फेमस और सबसे सिंपल सा जो एग्जांपल है, ये पुली ब्लॉक का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और इसमें हाउ टू एस्टैब्लिश कांस्टेंट रिलेशन, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये सपोज मास m1 है, ये सपोज मास m2 है, ये धागे से बंधा हुआ है। धागे का ये जो लेंथ है, धागा जब भी हम लोग लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, स्ट्रिंग अगर जब भी बोलेंगे, स्ट्रिंग या रोप बोलेंगे, तो इनएक्सटेंसिबल होगा का मतलब अलोंग और विद द टाइम ऑफ और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका लेंथ नहीं चेंज करेगा। तो इसका लेंथ अगर नहीं चेंज करता है तो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट रिलेशन कैसे बनाएंगे ये हम लोग समझ रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर हमने क्या लिखा है, बिटवीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिफरेंट मूविंग पॉइंट्स का पहले रिलेशन हमको लिखना है, ठीक है। और उस रिलेशन को बेसिकली अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वी वुड गेट द रिजल्ट। तो यहाँ पे लिखने के लिए हम लोग देखो क्या करते हैं, लेट अस assume दिस डिस्टेंस टू बी x, हमेशा एक फिक्स पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस लेंगे। लेट अस से दिस डिस्टेंस इज x1 एंड दिस डिस्टेंस इज x2, है ना। अब देखिए यहाँ पे पुल्ली के कांटेक्ट में जो धागा है ना, वो टाइम के पास करने के साथ ये वाला लेंथ नहीं चेंज करेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो कांस्टेंट रिलेशन लिखेंगे वो धागे के लेंथ के बारे में लिखेंगे। तो इतना तो तय है कि जैसे जैसे ये ब्लॉक जो भारी वाला ब्लॉक है वो सपोज नीचे आता है, हल्का वाला ब्लॉक अगर ऊपर जाता है, तो इस मोशन के दौरान, दोनों ब्लॉक से मोशन के दौरान लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो इफ वी राइट द टोटल लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, इक्वेशन फॉर टोटल लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, तो यहां से यहां तक का ये जो लेंथ है ये समझ में आना चाहिए कि ये x1 माइनस x है, और जो इधर पुल्ली के लेफ्ट हैंड पार्ट पे जो लेंथ है धागे का, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, दैट इज इक्वल टू टोटल इस वाले जो सीलिंग ऊपर फिक्स्ड है, इस फिक्स सीलिंग से हमने लेंथ ले लिया है। तो x2 माइनस ये x है। अब ये जो वैल्यू बन गया है हमारा, ये x1 प्लस x2 माइनस 2x है, दिस इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। Now, if we differentiate this equation, first we would be getting the relation between velocities of the moving points. And एक बार और अगर आपने differentiate कर दिया तो फिर acceleration के बीच का relation आ जाएगा। तो this is how this method has to be applied. अब total length of the string constant होना है, तो if we differentiating with respect to time, what we are going to get? अच्छा, जो total length है string का, that would be constant. सो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। x1 ये जो ब्लॉक है जिस रेट से चेंज करेगा वो बेसिकली इसका वेलोसिटी देगा। तो ये पहले मैं लिख रहा हूं वैल्यू dx1 अपॉन dt प्लस दूसरे का ये dx2 अपॉन ये dt होगा। और ये x ध्यान से अगर देखो तो ये x जो लेंथ है टॉप ऑफ द सीलिंग से लेकर पुल्ली तक का जो डिस्टेंस है, ये धागे का लेंथ कांस्टेंट रहेगा, सो x would also remain constant, so its differentiation would be 0. So finally the equation we would be getting is v1 plus v2, ये वाला ब्लॉक का वेलोसिटी यही v1 है, इसका v2 है, is equal to 0। तो यहाँ पर v1 plus v2 0 का मतलब है कि v2 would be minus v1। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि एक ब्लॉक जो भी भारी वाला होगा, ज्यादा मास वाला होगा, अगर नीचे जाएगा तो हल्के वाला मास वाला ब्लॉक ऊपर की ओर मूव करेगा। तो ये तो वेलोसिटी के बीच का रिलेशन आया। इसी को फिर से अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करें, इफ वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन अगेन, तब फिर क्या मिलेगा? तो डिफरेंशिएटिंग अगेन वुड रिजल्ट इनटू dv1 by dt, ये a1 हो जाएगा, और dv2 by dt वुड बी a2, तो a1 प्लस a2 वुड बी इक्वल टू 0।
तो ये बेसिकली एक रिलेशन हो गया। तो ये अगर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन चाहिए वो भी आ जाएगा, एक्सेलरेशंस के बीच का रिलेशन चाहिए वो भी इस वाले मेथड से आ जाएगा। आगे से जो जो लिंक या जो जो डिस्टेंस कांस्टेंट है वो मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे। अगर ये एक्स में नहीं भी लिखता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट कांस्टेंट है। और इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूं कि यही वाला डिस्टेंस अगर हम लोगों ने x1 ले लिया और यहीं से ये डिस्टेंस x2 ले लिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा रिलेशन भाई? तो वही बनेगा x1 प्लस x2 is equal to length of the string. Now differentiating this would again result into v1 plus v2 equal to 0. So length of the string does not change during the motion. उससे ये हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन आ गया कांस्टेंट रिलेशन का। तो आई होप ये वाला जो हमने मेथड अप्लाई किया है ये समझ में आया होगा। इसको एक और हम लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स मेथड में हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे कांस्टेंट रिलेशन निकलता है। See, here what we are going to do is suppose this is one pulley, this is another pulley, and this is one block having mass m1 एंड इस वाले पुल्ली के सेंटर से एक दूसरा ब्लॉक सपोज m2 मास का यहाँ पे कंबाइंड है और जुड़ा हुआ है। अब ये m1 और m2 के वेलोसिटी और एक्सेलरेशंस के बीच में क्या रिलेशन होगा, दैट रिलेशन वी हैव टू एस्टैब्लिश एंड उसी कांस्टेंट रिलेशन के बारे में हमें को निकालना है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये देखो यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है वो x1 एज्यूम करते हैं। और एक बात समझ में आनी चाहिए वो ये कि इस वाले पॉइंट और इस वाले ब्लॉक का जो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि एक ही धागे से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो हम लोग यहीं तक अगर डिस्टेंस यहां से एज्यूम करें तो दैट वुड बी x2। यहां सीलिंग जो फिक्स्ड है उससे हमने ये वाला डिस्टेंस ले लिया x2। अब ये जो बेसिकली धागा है उसका लेंथ निकालने के लिए यहां तक ये जो पुल्ली है इसका ऊपर से जो डिस्टेंस है लेट अस से दैट डिस्टेंस इज x3। अब टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का अगर हम लोग वैल्यू लिखना चाहें तो ये देखो क्या बनेगा, दिस इज यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो x1 माइनस ये वाला डिस्टेंस, दिस लेंथ इज गोइंग टू बी x1 minus x3 isn't it? So that we would write as x1 minus x3. This part of the length would be x2 minus x3 and this portion of the length of the string ये जो यहां से ऊपर तक है that portion of the length would be equal to x2। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना है कि x3 would remain constant sorry, x3 would remain constant. Why x3 would remain constant? अच्छा ये x1 माइनस नहीं ये x3 होगा, बोला था x3 लिख गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो ये x3 है। तो x1 माइनस x3 प्लस x2 माइनस x3 प्लस x2, तो ये L का जो वैल्यू आएगा दैट वुड बी x1 प्लस 2x2 माइनस 2x3। सो दिस इज द रिलेशन। अब इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिलेगा? L का डिफरेंशिएशन इज 0, x1 का डिफरेंशिएशन वुड बी v1 और ट्वाइस ऑफ x2 का डिफरेंशिएशन वुड बी 2v2 माइनस ये वाला वैल्यू 0 के इक्वल हो गया। So now this is the x3 since was constant, so उसका differentiation 0, तो ये constant relation v1 plus 2v2 is equal to ये देखो 0 आ गया। So this is how this relation had to be established। एक बार और अगर इसे differentiate करें हम लोग तो we would get relation between accelerations which is a1 plus 2a2 would be equal to 0। So this is how this has to be done।
तो ये अगेन इस वाले मेथड में थोड़ा सा ये वाला रिलेशन लिखने में टाइम लगता है, बट एक बार रिलेशन अगर निकाल लिया तो उसके बाद कोई भी टाइम नहीं लगना है। एंड दिस मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। तो आई होप ये वाला भी समझ में आ गया होगा। एक और भी क्वेश्चन इससे हम लोग लेते हैं ताकि थोड़ा और कॉन्फिडेंस आए हमें। अच्छा, फिर से यहाँ पे v1 e माइनस टू v2 होगा, दोनों का वैल्यू एक दूसरे का निगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 इफ इज इंक्रीजिंग देन x2 वुड बी डिक्रीजिंग एंड वाइस वर्सा। कोई ब्लॉक इसमें से एक नीचे जाएगा, दूसरा ब्लॉक ऊपर की ओर मूव करेगा, दैट्स व्हाई देयर इज नेगेटिव साइन। नाउ अनदर क्वेश्चन, सपोज this is a lift and this is a pulley fixed to the ceiling of the lift. Here we have one block, here we have another block. Suppose this velocity of m1 is 20 centimeter per second at an instant, and this is block m2. Suppose this is upward in upward direction and velocity of m2 जो block है that is suppose 50 centimeter per second. This is again in upward direction. This data is given. Now you have to tell कि at the same instant what is the velocity of this lift. Find the velocity of the lift at the instant shown in the figure. तो अब इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो सीलिंग तो फिक्स्ड है नहीं, और हमने बोला था कि जो डिस्टेंस हम लोग x1 x2 एंड सो एंड ऑन एज्यूम करते हैं फिक्स पॉइंट से एज्यूम करना है। तो अब यहाँ पे सिंस सीलिंग इज नॉट फिक्स्ड सो वी हैव टू थिंक ऑफ अनदर वे। अनदर वे क्या हो सकता है यहाँ पे, तो भाई नीचे जो ग्राउंड होगा वो तो फिक्स्ड होगा ना, तो ये नीचे हमने ग्राउंड ले लिया। अब ग्राउंड से फर्स्ट यू एज्यूम दिस डिस्टेंस टू बी x1, okay, this distance suppose is x2 and distance of this block is suppose x3, है ना। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन धागे के लेंथ के बारे में ही लिखेंगे, बट लिखने का हमारा तरीका चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया लिखने का तरीका? बिकॉज दिस लिफ्ट इटसेल्फ इज आल्सो मूविंग। So in this case what we are going to do, we would write the left hand side part of the string and right hand side part of the string's length, and that would be equal to see ये वाला डिस्टेंस ऑल्दो कांस्टेंट हम लोग नहीं भी लिखे तब भी काम चलेगा, बट वहां तक का डिस्टेंस एक बार एज्यूम कर लिया x1, तो फिर ये x4 हमने एज्यूम किया यहाँ पे। अब देखो ये जो पार्ट ऑफ द लेंथ है ये सबको समझ में आना चाहिए कि दैट इज इक्वल टू x1 माइनस x2 माइनस x4। दिस पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, नीचे से भी x2 माइनस करना पड़ेगा, ऊपर से भी x4 माइनस करना पड़ेगा, तो ये टोटल लेंथ देगा लेफ्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग का। राइट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग जो होगा ये वाला कितने के इक्वल होगा भाई, तो ये भी दिख रहा होगा। टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 माइनस x3 माइनस x4, x1 माइनस x3 minus x4. Now this is the total length of the string L. Now what are the constants here? तो एक x4 जो है ना, ये ध्यान से देखो, ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है that would remain constant. वो लिफ्ट के ऊपर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो x4 is constant, always remember that. So what we got here, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 2x1 माइनस x2 माइनस x3 माइनस 2x4 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं दूसरी दोनों तरफ, तो ट्वाइस x1 का जो डिफरेंशिएशन है वो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ दिस लिफ्ट होगा। x1 का रेट ऑफ चेंज क्या दे रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट है, माइनस दिस इज v1, ये dx2 बाई dt क्या होगा, तो ये जो बेसिकली इसका जो वेलोसिटी होगा वो, चलो इसको v2 से डिनोट करते हैं, लेट अस से दिस इज डिनोटेड बाय v2,
So write that as V2. And x3 जो होगा that is equal to minus V3 and x4 is constant. Remember that is equal to length का भी differentiation would be 0. So we have differentiated this. We have differentiated this function. Differentiated with respect to time. Then what we got is 2v minus v2 minus v3 equal to 0. So v would become v2 plus v3 would go on right side upon 2. v3 upon 2. So putting the values, respective values, 20 plus 50 upon 2 would be equal to 35 centimeter per second. So this is how this relation has to be established. तो थोड़ा सा ये मुश्किल जरूर हो सकता था लेकिन हमने मुश्किल होने दिया नहीं. तो this is how this thing or this question had to be done. Another question in which sometimes ना length of the string, अभी तक जितने भी एग्जांपल्स किए उसमें तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है बट कभी कभी ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी वैरी करता है. तो उसके लिए भी हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं. This is again a very good question. So this is basically a cylinder. Mounted on a moving vehicle, and through the cylinder a rope is wounded, wrapped around the cylinder, and at another end of this rope a block is fixed. Now at any instant this block is found to move vertically down with the speed of 12 centimeter per second, and at the same instant this vehicle is going right, जिसके साथ ये सिलेंडर फिक्स्ड है और जिसके ऊपर ये धागा और ये रोप रैप किया हुआ है. दिस इज फाउंड टू मूव rightward with the velocity of 16 centimeter per second. At any instant, this is the condition of motion. We have to say, find first whether the string or rope is being wrapped or unwrapped, bound, wound or unbound. ये खुल रहा है या धागा बंद हो रहा है, पहला चीज तो ये बतलाना, और किस वेलोसिटी से. ठीक है, तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो है वो ये है, फाइंड the rate with which string is being wrapped or unwrapped. wound और unwound भी लिख सकते थे हम लोग. ठीक है, so this is the portion in which this object is moving, where the string was fixed. This cylinder will either wound or unwound the string, and another end of the string is also moving. Velocity of both the ends is given. Now we have to find what is the value of rate with which string is being wrapped or unwrapped. So in order to do this question, what we are going to do is, let us say this length is x1 and from the pulley itself again this distance is x2. So what is total length of this string? Length of this string this time is x1 plus x2, isn't it? At any instant of time, suppose this length of this string is, horizontal part of the length of this string is x1 and vertical part of the length of this string is x2, then this total length of this string would be x1 plus x2. Now what about this L this time, whether this is constant or variable? ये constant है कि variable है? तो जवाब ये है कि इस बार ये variable है. क्यों? क्योंकि धागा unwrap या wrap दोनों में से कुछ भी हो सकता है. So what we are going to do here is we would write dl upon dt differentiating with respect to time will give us dx1 upon dt plus dx2 upon dt.
So what is this? This is rate of change of length of this string, which is same as, or which would be same as rate of wrapping or unwrapping of this string. Okay, and this is the term which has to be calculated. यही तो पूछा जा रहा है हमसे. Now what is dx1 upon dt? dx1 upon dt is nothing but rate of change of length of this part of this string. So this part of this string or this distance, one end is fixed, pulley would be fixed. So this x1 is being changed with the rate of plus 16 centimeter per second. See, x1 अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो ये प्लस साइन के साथ लेंगे, अगर डिक्रीज कर रहा होगा माइनस साइन के साथ लेंगे. So this is plus 16 and this dx2 upon dt is what? This length changing, increasing or decreasing. So this is again, since this block is going vertically down with rate 12 centimeter per second. So dx2 upon dt would also again be plus 12. So combining these we would get 28 centimeter per second. ये विजुअल ऑब्जर्वेशन से भी एक और मेथड हम लोग पढ़ेंगे जिसमें कि विजुअल ऑब्जर्वेशन का मेथड होता है. भाई ये वाला बेसिकली धागे का पोर्शन ना इस रेट से बढ़ रहा है, ये वाले धागे का पोर्शन इस रेट से बढ़ रहा है, तो ये 16 प्लस 12 दोनों अगर ऐड कर दें तो ये 28 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बेसिकली धागे का लेंथ चेंज हो रहा है. ये अलग से एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ धागा आ कहां से रहा है? तो ड्यू टू अनरैपिंग ऑफ दिस स्ट्रिंग और रोप बाय दिस मूविंग सिलेंडर. तो यही हमें करना था. नेक्स्ट मेथड we would be learning. Now this is rule for direct contact. कभी कभी ऑब्जेक्ट्स ना डायरेक्ट कांटेक्ट में होकर मूव करते हैं, तो एक सिंपल और उसके बाद फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चंस लेंगे. The component of velocity or acceleration of moving object along the perpendicular to the surface will be equal. अब ये वाला रूल तब अप्लाई होगा जब सरफेसेस आप कांटेक्ट में देखते हो. तो सरफेसेस अगर कांटेक्ट में मूव कर रहे हैं तो समझना ध्यान से, इन ऑर्डर टू रिमेन इन कांटेक्ट दे कैन नॉट हैव एनी रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस रिलेटिव वेलोसिटी हो गया तो उनका कांटेक्ट छूट जाएगा. ठीक है, आगे वाले की वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो ये कांटेक्ट तब भी छूट जाना है, और पीछे वाले की ज्यादा हो नहीं सकती भाई, इसे फोड़ के थोड़ी ना अंदर चला जाएगा. तो ये बेसिकली रूल फॉर डायरेक्ट कांटेक्ट यही है. बट रिमेंबर देयर मे बी एनी मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी पैरेलल टू द सरफेस. पैरेलल टू द सरफेस कितना भी रिलेटिव वेलोसिटी हो सकता है, बट परपेंडिकुलर टू द सरफेस रिलेटिव वेलोसिटी वुड ऑलवेज बी सेम. रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन बोथ. अब यहाँ पे दो तीन एग्जांपल्स लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे मजेदार सा. सपोज दीज आर दी ब्लॉक्स विच आर इन कॉन्टैक्ट. अब यहाँ पे सरफेस कांटेक्ट में है, तो इस वाले का अगर वेलोसिटी v1 होगा इधर, इस वाले का वेलोसिटी v2 होगा अगेन सेम इसी वाले डायरेक्शन में, तो ये सरफेस इन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही ये वाला वेलोसिटी v2 है और ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही ये v2 है. तो दोनों का वैल्यू बस यही करना है, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू दी सरफेस इन कांटेक्ट वुड बी इक्वल. तो यहाँ पे इक्वल हो गया. अब यहाँ पे अगर कांटेक्ट ये एक इंक्लाइन है, ये ब्लॉक सपोज मूव कर रहा है, तो ब्लॉक हमेशा ना ये डाउन वर्टिकली, ये डाउन द इंक्लाइन, ये अप द इंक्लाइन मूव करेगा. उसका इस डायरेक्शन में ना रिलेटिव मोशन इस सरफेस के रेस्पेक्ट में नहीं हो सकता, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो सकता है. बच्चों ये समझिए बात को, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मे बी पॉसिबल दैट दिस सरफेस में बी गोइंग अप और डाउन. But when you are observing this block after sitting on this incline, you won't see any relative motion perpendicular to the surface. Otherwise, ये surface का contact छूट जाएगा. So this is very important concept. अब इससे अगर एक मैं question करूं तो ये है, suppose this is a wedge which is free to move on this horizontal surface, and this is a rod which would be moving on or which is restricted to move vertically down only. Suppose this angle is theta. अब यहाँ पे रॉड का और इस वाले वेज के इस सरफेस का डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो इसमें रूल वही अप्लाई हो जाएगा,
कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट्स वुड बी इक्वल. So suppose this velocity is v1 and velocity of this rod is v2. So how we would relate v1 and v2 in this case? तो यहाँ पे दो तरीका है. एक जो तरीका है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि दिस इज द सरफेस, ठीक है, दिस इज द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. अब ये सरफेस इन कॉन्टैक्ट का ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये दिख रहा है आपको, इस वाले डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी इक्वल कर देनी है. तो एक तो वेलोसिटी है इस वाले वेज का v1 इधर, और दूसरा रॉड का इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में v2. अब क्या करना है, रूल क्या कहता है, component of velocity or acceleration of moving object along the perpendicular to the surface will be equal. So this red line that we have shown here is perpendicular to surface in contact. So we have to do nothing, just find the component of velocities in this direction and equate them. If this angle is theta, geometry पे work कर रहे हैं theta, this would be 90 minus theta, this would be theta, this would be 90 minus theta. So what is the value of this perpendicular or component of velocity v1 and v2 along this perpendicular? So v1 का component इस direction में जो होगा that would be v1 into cos of 90 minus theta, and v2 का जो component इस direction में होगा that would be v2 cos theta. कुछ नहीं करना, इन दोनों को equate कर दो आप. So that is going to be v1 sin theta is equal to v2 cos theta, और v2 would be equal to v1 sin theta upon cos theta would become tan theta. So this is the relation. तो ये कांस्टेंट रिलेशन आया, बहुत आराम से आ गया. अच्छा, इस क्वेश्चन को पुराना जो मेथड हम लोगों ने पढ़ा है, ये कोऑर्डिनेट्स लिखकर उसको डिफरेंशिएट करना, उससे भी कर सकते हैं, वो लर्न करना जरूरी है. एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से अगर आप वर्क करते हो, अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हो, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा है बच्चों. सबसे बड़ा फायदा ये है, जेई एडवांस के लिए हम बात कर रहे हैं, तैयार अगर कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि मेथड्स का एक तो डिफरेंस समझ में आएगा, दूसरा आप बेसिकली इस काबिल बन जाओगे, क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी घुमाता है, कैसे भी तोड़ता मरोड़ता है, आप क्वेश्चन हमेशा सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है बाय दैट मेथड जो अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है, कोऑर्डिनेट्स लिखकर, तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, नए पेज पे इसको सॉल्व करते हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, is this is the rod, है ना, this angle is theta which is given. अब यहाँ पे ये और ये दोनों मूव कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज इधर लेफ्ट में कोई भी एक फिक्स रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, इट कैन बी ए वॉल ऑल्सो, ये लाइन ले लिया. अब यहाँ पे ये जो इस वाले वेज का ये जो सरफेस है, सपोज दिस लेंथ इज और दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू x, ये वाला डिस्टेंस हमने x ले लिया. अच्छा, अब ये समझ में आता है कि ये जहां पे रॉड है, रॉड तो वर्टिकली मूव करेगा, तो दिस डिस्टेंस L वुड रिमेन कांस्टेंट. ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रॉड तो भाई वर्टिकली नीचे आना है ना, तो ये वाला डिस्टेंस जो L है, जहां पे रॉड का मोशन होगा जिस वर्टिकल लाइन के लॉन्ग, उसी वाले लाइन का डिस्टेंस इस वाले वॉल से हमने L ले लिया. दिस L वुड रिमेन कांस्टेंट, सो व्हाट वुड बी द डिस्टेंस और वैल्यू डिस्टेंस ऑफ दिस लेंथ, दैट वुड बी L minus x, and assume this vertical distance to be y. So can we see the relation geometry between in this triangle between y and L minus x, है ना, एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है. So we can write y upon L minus x in this right angle triangle is nothing but tan theta, and समझो tan theta is constant, so what would be the value of y, this is L minus x into tan theta, L minus x into tan theta. अब इसको अगर दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट कर दें with respect to time, differentiating with respect to time, what we are going to get,
this is dy upon dt. Dy upon dt is nothing but velocity of rod which is moving vertically down. L तो constant है ना, तो L tan theta का differentiation would be 0. Now this is minus dx upon dt into tan theta. Now dy upon dt is what? This is the value of velocity v2. And what is this? dx by dt. dx by dt is nothing but ये velocity of जिस rate से x change कर रहा है वो वेज का ही तो velocity है. And one minus sign also is coming here. Now why this minus sign is coming here? See, the relation came out to be same except this minus sign. Now why this minus sign? So with time you can see that x is increasing. So this v1 would be positive. But what about y? Y is not increasing with time. This is decreasing with time since rod is coming vertically down. So since rod is coming vertically down, its velocity must be negative. That's why this negative sign is there. Getting? तो ये जो मेथड है ना, ये मार्वेलस मेथड है, ये कभी एग्जाम में आपको फंसने नहीं देगा. तो अगेन वी डिड दिस क्वेश्चन आल्सो थ्रू अनदर मेथड बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड सुपरपोजिशन. तो इस वाले मेथड को अगर हम लोग ऐसे समझे, सपोज यही 2 ब्लॉक सिस्टम एंड पुल्ली ब्लॉक सिस्टम था M1 M2. तो इस वाले केस में ये दिखता है कि t टाइम में जितना डिस्टेंस ये वाला अभी डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू नहीं है, जितना डिस्टेंस ये वाला ब्लॉक ऊपर मूव करेगा उतना ही डिस्टेंस ये वाला ब्लॉक नीचे मूव करेगा. तो यहाँ पे x1 एंड x2 दोनों का वैल्यू बिल्कुल सिंपल ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल रहा है. सिंस धागे का लेंथ कांस्टेंट होना है और एक ही बार धागा यहाँ पे रैप्ड है, तो जितना डिस्टेंस m2 ब्लॉक ऊपर जाएगा t टाइम में, सेम टाइम में उतना ही डिस्टेंस m1 नीचे आएगा. सो x1 वुड बी x2, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, v1 वुड बिकम इक्वल टू v2 एंड एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, a1 वुड बी इक्वल टू a2. तो ये कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और सुपरपोजिशन करके भी बेसिकली हमारा रिजल्ट आ जाता है. इस वाले मेथड के बारे में और भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे. नेक्स्ट जो मेथड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है एंड दिस इज वेरी मच एप्लीकेबल इन केस ऑफ पुल्ली ब्लॉक सिस्टम. पुल्ली ब्लॉक मल्टीपल, अगर पुल्ली मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम होएगा तो उस वाले केस में दिस मेथड बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट इज वर्चुअल वर्क मेथड? तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं पहले इसी सिंपल एग्जांपल से. Suppose this is one block, this is another block, this is M1, this is M2. Now suppose इधर जो धागे का टेंशन लग रहा है वो T है. अगर पुल्ली मासलेस और फ्रिक्शनलेस हुआ, धागा ही मासलेस फ्रिक्शनलेस हुआ, तो इधर भी इसका जो ब्लॉक का जो टेंशन लग रहा है ब्लॉक पे धागे का वो भी T है. अब किसी भी स्टैंड पे ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि अगर इसकी वेलोसिटी नीचे v है तो इसका वेलोसिटी ऊपर की ओर v होगा, है ना. अब इस वाले केस में हम लोग अगर ये लिखें कि इस पे पावर डिलीवर्ड बाय दिस टेंशन ऑन दिस ऑब्जेक्ट, पावर डिलीवर्ड ऑन राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट. तो इस वाले पे चलो पहले इस पे निकाल लेते हैं. तो पावर का वैल्यू होता है फोर्स डॉट प्रोडक्ट विथ वेलोसिटी. तो किसी भी इंस्टेंट पे ये जो दोनों के बीच का जो पावर डिलीवर्ड है ना, दैट वुड बी इक्वल टू टी इंटू बी पॉजिटिव साइन के साथ. P2 पे क्या आएगा, ऊपर टी नीचे v लग रहा है, तो दैट वुड बी माइनस टी इंटू वी. अब नेट पावर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो नेट पावर डिलीवर्ड इज टीवी माइनस टीवी, यानी टेंशन जो फोर्स था वो नेट पावर जो यहाँ पे डिलीवर कर रहा है वो जीरो के इक्वल कर रहा है. तो जीरो के इक्वल करने का मतलब ये हुआ कि समेशन ऑफ टेंशन डॉट वी का भी वैल्यू जीरो होगा अगर इसमें हम लोग लिखे तो यही बेसिकली कांस्टेंट रिलेशन का एक बहुत बड़ा हिंट यहीं से आता है हम लोग. अच्छा, अब अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम भी होता तो उस वाले केस में भी टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, हर ब्लॉक पे कोई जरूरी नहीं टेंशन सेम लग रहा होता, बट टेंशन और वेलोसिटी का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते तो उस वाले केस में भी सम टोटल ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट वुड हैव बीन इक्वल टू जीरो.
तो सबसे पहले तो ये बात हो गई। अब दूसरा यहाँ पे एक और भी हम लोग काम कर सकते हैं, इस वाले अगर टर्म को अगर हम लोगों ने खोल दिया तो दैट वुड बिकम टी इंटू वी इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है और अप्लाई भी करना है आगे। अब इसको अगर एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो व्हाट वी वुड गेट इज समेशन ऑफ टी, वी का डिफरेंशिएशन ए होगा, और ये cos थीटा हमारा कांस्टेंट सिर्फ तब रहेगा, और ये एक्सप्रेशन इस वाले का सिर्फ तब आएगा जबकि थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट। बट बच्चों एक बात ध्यान रखना है, अगर थीटा टाइम के साथ चेंज हो रहा है, सपोज ये कोई एक ब्लॉक है, ऐसे हमने बांध दिया पुल्ली से, ठीक है, और इसको नीचे खींच दिया ऐसे, तो इसका ना थीटा टाइम के साथ चेंज होगा एज द ब्लॉक वुड बी मूविंग राइट। अभी थीटा ये है, थोड़ी देर बाद थीटा ये होगा, तो अगर थीटा चेंज होगा तो वेलोसिटी के का कांस्टेंट रिलेशन निकालने के लिए तो ये मेथड यूज कर सकते हैं, बट एक्सीलरेशन के लिए वाला मेथड नहीं इस्तेमाल होगा। ये मेथड तब इस्तेमाल करना है व्हेन थीटा इज और थीटा रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये वर्चुअल वर्क मेथड है, यानी बड़ा सिंपल सा मेथड है। अगर थीटा हमारा कांस्टेंट हुआ तो बड़े ही आराम से ये वाला हमें वैल्यू देगा, आंसर देगा। देखते हैं कैसे। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसी की बात करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन किया तो नहीं था, बट इसको अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। वर्चुअल वर्क मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है। सपोज ये वाला ब्लॉक M1 है, ये ब्लॉक M2 है, ये ब्लॉक M3 है। तो इस वाले केस में इसका सपोज वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी भी हमने इधर ही मान लिया v2 मान लिया, इसका वेलोसिटी भी इधर v3 मान लिया। एज्यूम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी अगर हमने यहाँ पे डायरेक्शन गलत एज्यूम किया होगा वो नेगेटिव साइन के साथ उसका आंसर आ जाएगा। सो सपोज यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज T। यहां से स्टार्ट किया, ये T है, इस पे भी ये T लगेगा। अब इस T और इस T को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2T हो जाएगा, तो इस वाले धागे में भी टेंशन 2T होगा। अब यहाँ पे समेशन ऑफ टी वी कॉस थीटा सारे ब्लॉक्स के लिए लिखना है, इक्वल टू 0 करना है। तो दिस इज द मेथड। अब यहाँ पे देखो, जब सपोज टेंशन ऊपर है वेलोसिटी नीचे है, तो एंगल तो 180 डिग्री हो गया ना। तो एंगल 180 डिग्री हो गया तो डॉट प्रोडक्ट या cos थीटा वुड बिकम नेगेटिव, cos 180 डिग्री -1। और कभी भी दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो डॉट प्रोडक्ट वुड बिकम पॉजिटिव, ठीक है। तो यही हमने तीनों ब्लॉक्स का अगर लिखा, तो ये राइट तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं, टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, तो -Tv1। ये बीच वाले ब्लॉक का अगर हमने लिखा तो दैट इज -T इंटू V2। लेफ्ट वाले ब्लॉक का अगर लिखा तो -2T into V3 would be equal to 0. T and T would get cancelled. Finally, the result we are getting is V1 plus V2, सबों में नेगेटिव साइन है ना, वो हटा दो, 2V3 would be equal to 0. अब यहाँ पे थीटा टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो वी कैन फाइंड द सेम रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। या इसको डिफरेंशिएट कर दो आप एक बार, तो a1 plus a2 plus 2a3 would also become equal to 0. So this is relation between acceleration, this is relation between velocities. तो ये जो हमने मेथड अप्लाई किया, आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करके देखते हैं, ठीक है, धीरे धीरे लेवल हम लोग क्वेश्चंस का इंक्रीज करते हैं। दिस इज वन क्वेश्चन, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमें बताना है, A1 A2। अब किसी मेथड से इसको कर सकते हैं, सबसे आसान है वर्चुअल वर्क वाला मेथड से करना। तो वर्चुअल वर्क वाला मेथड अगर करना है ना, तो कुछ नहीं करो, सबसे पहले ये टेंशन आप T एज्यूम कर लो। अब ये सेम धागा है तो यहाँ पर भी टेंशन सेम लगेगा T। अब इस T और इस T को बैलेंस करने वाला ये जो फोर्स होगा नीचे 2T हो जाएगा, इस पे भी ऊपर की ओर 2T लगेगा। अब सबों पे हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट समेशन T A cos थीटा, ये करना सबसे आसान है इसीलिए कर रहा हूं। इसको अगर हम लोग करते हैं तो देखो क्या मिलेगा हमें,
समेशन टी ए कॉस थीटा। सबसे पहले लेफ्ट वाले ब्लॉक का टेंशन भी आगे, एक्सेलरेशन भी आगे, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव। इस वाले में भी टेंशन लेफ्ट की ओर, एक्सेलरेशन भी लेफ्ट की ओर, उसका भी डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव। सो दैट वुड बी TA2। बट व्हाट अबाउट दिस ब्लॉक? इस पे टेंशन तो ऊपर लग रहा है 2T और एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है A3। So that is equal to minus 2T into A3. Now that would be equal to 0. T and T would get cancelled. What we are going to get is 2A3 is equal to A1 plus A2. और जो डिफरेंशिएशन वाला मेथड है आप उससे भी करके इसको देख सकते हो, उससे भी सेम रिजल्ट आएगा, है ना। सो 2A3 is equal to A1 plus A2. 2A3 is equal to A1 plus A2. This is the correct option. अगर उससे करना था तो ये धागे का जो ऊपर वाला लेंथ है ना, नीचे वाले धागे का तो लेंथ चेंज होगा नहीं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, assume this distance to be x1, assume this distance to be x2, and from here to here assume the center of this pulley's distance from center of this pulley to be x3. What we can write, total length of this string would be x1 plus x2 plus 2x3. Okay, now differentiate. Differentiating will give us, this is 0, this is v1 dx1 by dt, v1 this would give us v2 सेकेंड वाले बॉडी का वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये 2v3 मिलेगा। एक बार और अगेन डिफरेंशिएट अगेन, एक्सेलरेशंस का रिलेशन मिलेगा, 0 would be equal to a1 plus a2 plus 2a3 is equal to 0. Now here a1 ये टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ इंक्रीजिंग है, ये वाला भी नहीं, ये डिक्रीजिंग है, सॉरी, ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये x1 ना टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे फाइनली जब वैल्यू पुट करेंगे तो a1 a2 नेगेटिव पुट करेंगे, अगर ये a1 a2 नेगेटिव पुट किया तो फाइनली 2a3 वुड बिकम a1 प्लस a2। फाइनली दिस वुड बी द रिजल्ट। आई होप कि ये दोनों मेथड से हमने जो समझाया वो समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। क्वेश्चंस तो कई सारे ला रखा है हमने आपके करने के लिए। यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है बच्चों, ये टेंशन टी एज्यूम करो, ये टेंशन टी को बैलेंस करने के लिए दिस वुड बी 2T। लेट अस से इट्स एक्सीलरेशन इज a1, इट्स एक्सीलरेशन इज a2। सो फ्रॉम हियर समेशन टी ए cos थीटा, एंगल इज नॉट चेंजिंग, तो ये वाला मेथड हम लोग वर्चुअल वर्क वाला अप्लाई कर रहे हैं। दिस वुड बिकम t इंटू a1, अब इस पे 2T ऊपर लग रहा है इस वाले ब्लॉक पे, तो माइनस 2T इंटू a2 वुड बी इक्वल टू 0, t and t would get cancelled, a1 would be equal to 2a2, a1 is equal to 2a2, this is the final result। अब यही करने में काफी टाइम लगता है बच्चों को, ठीक है, लेकिन हमने जो मेथड बताया उससे टाइम नहीं लगना है। अनदर सबसे आसान है अगेन वर्चुअल वर्क वाले मेथड से करना, बिकॉज एंगल इज नॉट चेंजिंग। तो एंगल अगर नहीं चेंज कर रहा है तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो सबसे लंबा वाला लॉन्गेस्ट जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन टी, हर जगह सेम टेंशन होगा, तो टी 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 और इस पे भी टी, तो ए पे बेसिकली टी है। अब सारे ब्लॉक्स को हम लोग इसको सपोज एक्सेलरेशंस का रिलेशन निकालना है, तो ए लिख देते हैं, इसको नीचे मान लेते हैं, इसको ऊपर ए बी, इसका भी एक्सेलरेशन ऊपर ए सी एज्यूम कर लिया। अब कुछ नहीं करना, इस वाले धागे में टेंशन 2T और ये T, समेशन ऑफ टी ए cos थीटा अगर आप 0 करो फॉर ऑल द ब्लॉक्स, ऑल द 3 ब्लॉक्स, तो सिर्फ इसमें ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, T इंटू a1 विथ नेगेटिव साइन, बट इसमें टेंशन भी ऊपर एक्सेलरेशन भी ऊपर माना है, इसका भी 2T ऊपर है एक्सेलरेशन भी ऊपर माना है। भाई ये T और ये T को बैलेंस करने वाला ये जो टेंशन होगा ये 2T होगा, पुल्ली मासलेस है, ये भी 2T होगा। तो फॉर दिस ब्लॉक वी वुड राइट प्लस 2T इंटू AB, एंड फॉर दिस ब्लॉक वी वुड राइट एज 2T इंटू AC, and now that would be equal to 0,
what we are going to get is acceleration of A is twice of AB plus twice of AC. Take 2 as common. So this is the relation between. अब यहाँ पे देखो, हो सकता है किसी ब्लॉक का एक्सेलरेशन का वैल्यू हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में एज्यूम कर लिया है, डज नॉट मैटर, उसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। फिजिक्स की यही खासियत है, उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आप आराम से एज्यूम कर सकते हो। बट हाँ, जब न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर्म करोगे, ये भी हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में, जब न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग फॉर्म करेंगे तो उस वाले केस में उधर के ही फोर्स को पॉजिटिव लेंगे जिस डायरेक्शन में हमने उसका एक्सेलरेशन एज्यूम किया है। फिर इक्वेशंस न्यूटन सेकेंड लॉ और ये कांस्टेंट रिलेशन का जो इक्वेशन बना, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा, फाइनली दैट वुड बी गिविंग द करेक्ट आंसर बोथ विद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट इसमें हम लोग एक डिफरेंट मेथड अप्लाई करेंगे। वेलोसिटी निकालना है ना, तो ये देखो कांस्टेंट रिलेशन धागे का ना बड़ा एक इंपॉर्टेंट है कि अलोंग द स्ट्रिंग, क्वेश्चन आप तब तक पढ़ लो, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं, along the string components of velocity of different blocks are same always। ठीक है, अब ये वाला ब्लॉक ना, या ये जो रिंग है, ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, लेकिन धागा इधर है, तो उसका कंपोनेंट आप इधर निकाल लो। तो उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो निकाला है, बहुत ऑब्वियस मेथड है बच्चों, बट स्ट्राइक नहीं करता है बच्चों को। तो ये v cos थीटा हो गया, और इसका तो एक्सेलरेशन, इसका तो वेलोसिटी ही नीचे की ओर होगा v भी, तो इसका एक्सेलरेशन ना और वेलोसिटी धागे के लॉन्ग ही है, तो दैट वुड बिकम vb इज इक्वल टू v cos थीटा। तो एक तो देखो ये कितना आसान रिलेशन है ये पकड़ना, वेलोसिटी ब्लॉक विल डिसेंड विथ अ स्पीड ऑफ vb, का जो स्पीड होगा v cos थीटा आ गया एक लाइन में, एक ही स्टेटमेंट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि धागा, अगर धागे के लॉन्ग वेलोसिटी नहीं अगर सेम होगा, तो या तो धागा यहाँ पे स्लैक कर जाएगा, नहीं तो धागा टूट जाएगा। धागा इनएक्सटेंसिबल होता है, इसका लेंथ नहीं चेंज हो सकता। ठीक है, सो दिस इज वन मेथड। अनदर मेथड डिफरेंशिएशन वाला भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप डिफरेंशिएशन वाला भी मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तीसरा वर्चुअल वर्क वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। देखो ये रहा टी, वेलोसिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ध्यान दो एक्सेलरेशन के लिए नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, अब क्यों नहीं अप्लाई होगा ये हम लोग बात करेंगे, थोड़ा और डेप्थ में बात करेंगे, बट इस पे देखिए ये टेंशन टी और ये वाला टेंशन टी है। ठीक है, अब यहाँ पे समेशन ऑफ टी वी कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर जीरो किया तो व्हाट वी वुड बी गेटिंग, इधर टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल है थीटा, तो टीवी कॉस थीटा, एंड यहाँ पे टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, तो माइनस टी इंटू वीबी, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, वुड बी जीरो। सो फ्रॉम हियर वीबी इज कमिंग आउट टू बी वी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको ना तीसरे मेथड से भी ट्राई हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लीजिए, ये वाला डिस्टेंस x मान लीजिए। अब यहाँ पे इस धागे का जो लेंथ होगा, ठीक है, इसको अगले पेज पे अगर मैं करूं, यहाँ पे शायद यहाँ तक नोट कर लिया होगा, इसी वाले पेज पे अगर मैं करूं तो देखो क्या मिलने वाला है। वो भी मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पुली इज फिक्स्ड, तो एज्यूम दिस हाइट टू बी h। ठीक है, या यहां तक का हाइट ये h एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इसको x मान लेते हैं। h इज नॉट वेरिएबल, x इज वेरिएबल, x का जो रेट ऑफ वेरिएशन है वही तो v है ना, और ये वाला पुल्ली के इस वाले से ये वाला हाइट हम लोग y मान लेते हैं। तो ये धागे का यहां से यहां तक लेंथ कितना होगा, तो दैट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, और ये जो धागे का लेंथ है दैट इज y। अब यही टोटल धागे का लेंथ है, अब इसको डिफरेंशिएट कर देना है टाइम के रिस्पेक्ट में। सो दिस वुड बी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर, दिस इज एक्स स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, ऊपर में 2x, ध्यान दो टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, सो यू वुड आल्सो राइट dx अपॉन dt, प्लस दिस वुड बी dy अपॉन dt, and length would be constant,
ये 2 and 2 would get cancelled. What is x upon ये वाला distance? What is x upon ये वाला distance? तो for this triangle you can find x upon ये जो distance है that would be same as cos theta. भाई यहां से यहां तक ये x माना था ना, ठीक है, ये आगे तक लिख दिया था, यहां से यहां तक मानो, पुली तक का। तो ये बेसिकली x अपॉन ये जो डिस्टेंस है that would be equal to cos theta and dx upon dt is nothing but velocity, so that would become v cos theta and this is vb must be equal to 0. Now their sum is constant, one would be negative of another because one side length is decreasing, another side length is increasing, this would be negative, this velocity would be positive. आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो 3 मेथड्स इसको करके हमने दिखाया। नेक्स्ट, नाउ दिस रॉड, ये क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लो, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अगेन component of velocity along a rod will be same, अलग अलग ब्लॉक्स के लिए that will be same। ये हम लोग मेथड अप्लाई कर सकते हैं भाई इसमें। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कॉलर ए एंड बी बोथ आर कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग y and x directions respectively. Determine the velocity of collar B as a function of y if collar A is given a constant upward velocity va, है ना, ये लेंथ l है, ये y है, ये va वेलोसिटी गिवन है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसका जो वेलोसिटी v है ना उसका इस रॉड के लॉन्ग कंपोनेंट निकालो। सबसे आसान मेथड ये है, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल वुड आल्सो बी थीटा। अब ये जो इधर वेलोसिटी होगा VB का, इसमें this angle would be 90 minus theta. So what we can write, component of this velocity V along this line or along the rod would be equal to V cos theta. Now that would be same as VB, इस वाले end का component इधर, रॉड का लेंथ नहीं चेंज होता है मोशन के दौरान, तो रॉड के लेंथ के लॉन्ग हमेशा वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम होगा। ध्यान दो, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कोई जरूरी नहीं सेम होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है दैट वुड बी सेम। वेलोसिटी का जो सेम होगा वो हम लोग रोटेशन में पढ़ेंगे, अलग से करना, ठीक है, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे, उसको अलग से हम लोग सीखेंगे। दिस इज v cos theta, vb into cos 90 minus theta would be sin theta, so that becomes vb is equal to v cot theta. Now in terms of this L and Y, we can find the value of this cot theta. This distance would become under root of L square minus Y square, isn't it? So what is the value of cot theta? That would be V into cot theta is Y upon this distance. So Y upon under root of L square minus y square. So this is the answer, है ना। एक तो तरीका ये है, दूसरा ये भी है, ये y एज्यूम कर लो, ये x एज्यूम कर लो, ये लेंथ ऑफ द रॉड विद टाइम वुड रिमेन कांस्टेंट, सो दैट वी कैन राइट एज x square plus y is equal to L square, differentiate once, this is 2x into dx upon dt plus 2y into dy upon dt would be equal to 0. This is another method. This 2 and this 2 would get cancelled. This is y. Sorry. Now dx by dt, this is nothing but velocity vb, and this is what? This is y into this dy upon dt is velocity of v. So that would become minus v into y upon x का ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस x का है, we have already calculated, write this as under root of L square minus y square. This is the value of vb. Now y negative sign this time because your y is increasing with time but x is decreasing with time, so this velocity would be negative. That's why negative sign is there. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में नेगेटिव साइन आता है, उसको इंटरप्रेट करना है। अगेन this is the same question that we did some time back, ज्यादा फर्क नहीं है।
ये जो क्वेश्चन किया था और वो जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, सो वी आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट इट अगेन। ठीक है, अब ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। सिंपल ऑब्जर्वेशन करके और जो कांटेक्ट वाला जो रूल है उसको आप करके इसको बड़े मजे में कर सकते हो, एक लाइन में, एक लाइन से ज्यादा नहीं लगना है इसमें। ठीक है, दिस इज ब्यूटी ऑफ माय मेथड्स, जिसमें कि एक लाइन से ज्यादा इसमें नहीं लगना है। ब्लॉक ए ऑफ मास एम प्लेस्ड ओवर वेज बी ऑफ सेम मास। ठीक है, वेज ए रहा, बी ऑफ सेम मास, दोनों मूवेबल है, ये भी मूव करेगा ये भी मूव करेगा। ठीक है, बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, find relation between acceleration of both blocks if there is a gap here, if all surfaces are smooth। अब समझो इस बात को ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि अगर ऑल सरफेसेस स्मूथ तो इस पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगेगा। अगर इस ब्लॉक पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगेगा ना, तो ये सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड गिरेगा, इसका मोशन वर्टिकली डाउन होगा। Getting this point, this block would be moving only vertically down, so assume the acceleration of this block A in vertically downward direction as AA। And what about this block? ये इस सरफेस के कांटेक्ट में है भाई, तो कांटेक्ट में होने पे सरफेस के अलोंग ही मोशन होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नो मोशन, तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ बी इस डायरेक्शन में हो गया। अब कुछ नहीं करना है, ये रहा ये वर्टिकल डायरेक्शन, इसमें इनके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स इक्वल कर दो, दैट्स इट। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ बी है इस डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ए बी का जो कंपोनेंट होगा ना, ध्यान दो, ए बी इधर है, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, ये जो कंपोनेंट होगा दैट वुड बी ए बी cos 90 माइनस थीटा विच इज sin थीटा, ए बी sin थीटा एंड ए दोनों सेम होंगे। क्यों? क्योंकि इनका सरफेस इन कांटेक्ट ये है, उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशंस का वैल्यू इनका इक्वेट कर दिया। अब वर्चुअल वर्क मेथड से इसको करो, बड़ा मजा आएगा, डिफरेंशिएशन वाले से भी करो तब भी आ जाएगा। इसमें देखो, धागे में टेंशन टी एज्यूम कर लिया, इस पे 2t लग रहा है, इस पे t t एंड ये t 3t लग रहा है, सॉरी। अब इस वाले का एक्सेलरेशन ए और इस वाले का एक्सेलरेशन ए बी के लिए समेशन ऑफ टी ए कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे जिधर एक्सेलरेशन ए है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन है, तो यू वुड राइट माइनस 2t, टोटल टेंशन 2t इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, और यहाँ पे जिधर एक्सेलरेशन उधर ही फोर्सेस, बट टी 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 यहाँ पे 3t लग रहा है बच्चों, तो 3t इंटू ए बी मस्ट बी 0। ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है जिसमें ये t कैंसिल नहीं होगा, ये देखो t कैंसिल आउट हो गया। thrice of acceleration of b would be twice of acceleration of a, this is the constant relation। अब इस वाले इक्वेशन को कंप्लीटली भी आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों पे इक्वेशन लिखना है, न्यूटन सेकेंड लॉ, nothing but net force in x direction, mass into acceleration in x direction। for this block, this f minus 2t would give you result as 2m into, अब देखना है यहाँ पे ध्यान से, अगर इसमें से किसी भी एक ब्लॉक का हम लोग एक्सेलरेशन ए बी का ए मान लेते हैं, तो ये ना 3a/2 होगा, तो राइट दिस एज 3a/2। apply Newton second law on this block as well, on that block only 3t is acting and its mass is 4m into its acceleration is a। अब ये t को कैंसिल करने के लिए इस वाले इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और इस वाले इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज 60, दिस इज आल्सो 60, दिस बिकम्स 3f is equal to, this is 3 into 3 9 and this is 8, 9 plus 8 आजकल 17 होता है, 17a में, तो a का वैल्यू ना ये देखो 3f/17m आ गया। तो this is how this question had to be done। एक का एक्सेलरेशन आया, दूसरे का भी आ जाएगा, तो इसको तो न्यूटन सेकंड लॉ ही अप्लाई करके पूरा सॉल्व कर दिया। व्हाट अबाउट दिस वन?
इसमें ये वाले धागे में टेंशन टी आप एज्यूम करो, इधर भी टेंशन टी ऊपर लगेगा, ये टी और ये टी को बैलेंस करने के लिए देख लो 2t होगा, 2t को बैलेंस करने के लिए ये 4t होगा। मासलेस पुल्ली पे फोर्सेस हमेशा बैलेंस्ड, तो ये इधर 2t लगेगा बीच वाले धागे में, और राइट बिल्कुल लेफ्ट वाला धागा यहाँ पे 4t ऊपर लगाएगा। अब टोटल टेंशन इसमें कितना हो गया, तो 40 2t t वुड बी इक्वल टू 7t इंटू एक्सेलरेशन। इस वाले ब्लॉक का a1 रख लेते हैं ऊपर, और इस वाले ब्लॉक का a2 रख लेते हैं नीचे, तो माइनस टी इंटू a2 वुड बी इक्वल टू 0। दिस t वुड गेट कैंसिल्ड, आ गया 7a1 इंटू a2। क्वेश्चन में कुछ और पूछा जा रहा है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पार्ट है वो यही वाला है। अगर एक्सेलरेशंस का हम लोगों ने रिलेशन निकाल लिया तो बात ही खत्म, है ना। So this is how we had to solve all these questions. We have done, I think, sufficient practice. चलो ये एक और है, कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो इसका ना एक्सीलरेशन होगा इस डायरेक्शन में डाउन द इंक्लाइन, a1 एज्यूम कर लो, इसका एक्सीलरेशन होगा अप द इंक्लाइन, a2 एज्यूम कर लो, बट सरफेसेस दोनों का यहाँ पे कांटेक्ट में है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सीलरेशन सेम करना है। नाउ सी दिस, ध्यान से, ये a1 है, ये हॉरिजॉन्टल, ये परपेंडिकुलर सरफेस, ये सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, तो ये डायरेक्शन जो हॉरिजॉन्टल बना उसके साथ ये वाला भी एंगल अल्फा होगा, दिस इज अल्फा, दिस इज आल्सो अल्फा, तो a1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट a1 cos अल्फा होगा, और a2 का इधर जो कंपोनेंट होगा दिस एंगल इज आल्सो अल्फा, तो a2 का जो इधर कंपोनेंट होगा दैट इज आल्सो a2 cos अल्फा। सरफेस इन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने एक्सेलरेशन सेम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का लकली एंगल सेम था, cos अल्फा वुड गेट कैंसिल्ड, a1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये a2 आ जाएगा, दैट्स इट, यही करना था, a1 इज इक्वल टू a2। बोलो कोई डाउट है इसमें? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड प्रॉब्लम, इसको हम लोग करके देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में ना यहाँ पे देखो एंगल भी वेरिएबल होगा, ये वाला डिस्टेंस पूरा ये जो है x वो भी वेरिएबल होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ये आप समझिए ध्यान से। Suppose at any point of time this angle is theta, take this distance as y and this distance is x, ये भी x होगा, सिमेट्री से दोनों तरफ का ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है लेफ्ट एंड राइट वाला, so this total distance from here to here would be equal to L cos theta plus L cos theta, ठीक है, that is equal to x1, and what about this y, तो y का जो वैल्यू लिखेंगे ना वो L sin थीटा लिखेंगे, L sin थीटा y, ठीक है, तो y इज इक्वल टू हो गया L sin थीटा। अब दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देना है, तो अगर दोनों इक्वेशंस को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, सो सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, 2L इनटू cos थीटा का डिफरेंशिएशन इज माइनस sin थीटा, इनटू एक और भी टर्म होगा बच्चों d थीटा अपॉन dt, बिकॉज टाइम के रेस्पेक्ट में करना था डिफरेंशिएट। एल यही बोला ना, एंगल अगर यहाँ पे चेंज करे तो बिल्कुल बेसिक से कर लिया करो, एल साइन थीटा का क्या होगा, एल कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, डी एक्स वन बाई डी टी, डी एक्स वन बाई डी टी is nothing but velocity of this point C, which is given to be 1, and this is what we have to calculate, velocity of point B in vertically upward direction. See, this B point would also be moving in rightward direction, but we have to answer specifically what is the value of velocity of this point B. Now divide both the equations, E would get this and this would get cancelled. What we are getting is minus tan theta, rather minus 2L tan theta, तो 2 tan theta, L तो cancel हो गया, 2L tan theta
is 1 upon VB. So value of VB is what? So value of VB would be equal to minus 1 divided by 2 tan 30 degrees root 3. So one of the options must be correct, C. Now what is the meaning of this negative sign? What is meaning of this negative sign which has come here? Its meaning is that if this object is going rightward, means if x is increasing then y would be decreasing, है ना? थोड़ी देर के बाद सिचुएशन वो आगे चला जाएगा तो ऐसा होगा ना, ये नीचे आ चुका होगा. That's why this negative sign. So we don't have to calculate only magnitude, we have to see the direction of the moving objects, moving points as well. So this was all from my side in today's class. Let me again tell you, this प्लेटफॉर्म वाज ऑफ यूनिफॉर्स जिसपे कि हमने एक क्लास लिया. इस पे लगातार जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उन सबों का वेबिनार हम लोग करेंगे और उसमें जितने ही बच्चे अच्छे रैंक लाना चाहते हैं 2021 या 2022 के आईआईटी जेईई में, प्लीज बी हियर. ऑल द प्रॉब्लम्स और ऑल द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू टीच इन द क्लास आर गोइंग टू बी यूनिक. ठीक है, क्लास के स्टार्ट में जो कॉन्सेप्ट होगा धीरे 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 गहरा होता जाएगा, डीप कॉन्सेप्ट होता जाएगा. एंड इफ यू रिमेन इन द क्लास, ठीक है, देयर वुड बी अ गारंटी ऑफ हैविंग गुड रैंक इन 2021 और 2022 आईआईटी एडवांस. दैट्स फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. टेक केयर.